अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। 2021 का ये मेरा पहला व्लॉग है और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और इस नए साल में आपको ढेरों खुशियां और कामयाबियां अता फरमाए। तो 1 जनवरी 2021 के इस पहले व्लॉग में आज हम बात करते हैं पीडीएम के उस इजलास की जो कि जाती उमरा रायगढ़ में नवाज शरीफ के घर पर पीडीएम जमातों का एक सियासी इज्तिमा हुआ था, जिसमें इन्होंने नए साल के हवाले से आज अपना एक नया लाहे अमल तय किया। क्योंकि बकौल पीडीएम तर्जमान के 2020 के इख्तिताम के साथ ही उन्होंने अपने एहतजाज का जो पहला मरला था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था और 2021 में आज उन्होंने एक मीटिंग में वो तमाम अमूर ज़ेरे गौर लाए कि वो नए साल में वो अपने नया मरहले को किस तरह एक एहतजाजी शक्ल दे सकेंगे। तो आज के इस पीडीएम का जो इजलास हुआ था, इसमें मौलाना फजल रहमान ने इस इजलास की सदारत की, क्योंकि वही पीडीएम के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ ने लंदन से, आसफ अली जरदारी ने कराची से शिरकत की। पीपल्स पार्टी की जो सूबाई क़यादत थी पंजाब की, वो भी इस इजलास का हिस्सा बनी। इसके अलावा दीगर जमातें भी इस इजलास का हिस्सा बनी। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी इस इजलास में पर्सनली शरीक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भी वीडियो लिंक के जरिए ही इस इजलास में शिरकत की। तो वो जो एक पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान यानी बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो ये एक खदशात थे लोगों के कि इन दोनों के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है और पीडीएम में एक फूट पैदा हो चुकी है। तो आज भी उसी चीज़ को तकवीयत मिली कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर्सनली इस अहम मीटिंग में पीडीएम की, जिसमें कि आइंदा का लाहेमल तय होना था, उसमें वो क्यों कर शरीक नहीं हुए। तो बावजूद इसके कि मौलाना फजल रहमान ने इस पर मीडिया के सवाल का जवाब दिया है, मगर लोगों की तसल्ली नहीं हो सकी और ख़दशात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के जो एक क़यास राय थी उसको मज़ीद तकवीत मिली है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज के इस अहम इजलास में शरीक नहीं हुए, तो इसके पीछे कोई ना कोई अहम वजह ज़रूर हो सकती है। तो पीडीएम के आज के इस इजलास की कहानी पर हम बात करते हैं कि ये इजलास तकरीबन 5 घंटे जारी रहा और इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो कि वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे उनके सामने। तो जब मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से जब बात की, तो पीडीएम की जो क़यादत वहाँ खड़ी हुई थी, उनके जो चेहरे थे वो काफ़ी बुझे बुझे से थे। यूँ लग रहा था जैसे कि उस मीटिंग के अंदर वो जो एक नया साल के तहत नए जज्बे के साथ वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो शायद उस एजेंडे को पूरा मुकम्मल तौर पर वो तय करने में कामयाब नहीं हो सके। साफ ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के अपने खदशात हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो अपने मुतालबात हैं, इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी भी अपनी कोई ख्वाहिशात थी, जो कि ये 3 बड़ी जमातें जो स्टेक होल्डर हैं इस पीडीएम का हिस्सा है। तो उन सब की क़यादत जो थी, उनके चेहरों से लग रहा था कि वो काफ़ी बुझे बुझे से नज़र आ रहे थे। और जब मौलाना फजल रहमान ने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें वो उन्होंने तमाम लाहे अमल को दोबारा से बताया, तो इसमें यूँ लगा कि जैसे मौलाना फजल रहमान ये 2021 1 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, बल्कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल अगस्त या सितंबर की है। क्योंकि जो लाहे अमल उन्होंने अब दिया, तो आप उस वक्त की वीडियोज़ उठाकर देख लें कि मौलाना फजल रहमान ने ठीक इसी तरह का लाहे अमल दिया था। ये अगस्त और सितंबर की बात है, जब 2020 में उन्होंने इसी तरह के ही अपने तमाम जो एक पैटर्न बताया था कि ये अपने एहतजाज को किस तरह रैलियों में, फिर जलसों में और किस किस शहर में ये लेकर जाएंगे आगे। तो ठीक उसी तरह की बातें आज इन्होंने एक मरतबा फिर की। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर मुझे तो यही लगा कि जैसे 4-5 महीने पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इनके पास नए साल में भी कुछ नया नहीं था। लोग सुनना चाह रहे थे कि इस नए साल में पीडीएम के एक नए इजलास में नए जज्बे के साथ ये लोग कैसे अपने जो एक लाहे अमल है वो सामने लेकर आते हैं। मगर बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई होगी, क्योंकि कुछ नया नहीं था, सारी बातें पुरानी थी। तो लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या अगर लाहे अमल पुराना है तो इसका हाल भी फिर पुराना ही होगा, जैसा कि 2020 में हुआ है कि किसी को, हुकूमत को, वज़ीर आज़म को नहीं हिला सके, उनको खौफज़दा नहीं कर सके, बल्कि उल्टा इनकी अपनी जगह साई हुई। तो लोग इस बात को भी सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अगर कुछ नया लाहे अमल नहीं है तो फिर दूसरा मरहला किस नाम का, नया साल किस काम का, फिर नए एहतजाज की कॉल किस काम की। तो मौलाना फजल रहमान की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो उन्होंने जब अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो पीडीएम में आए रोज़ इख्तलाफात की ख़बरें मीडिया फैला रहा है और इसके ऊपर मीडिया के जो मुबस्सिर हैं वो मुख्तलिफ तबसरे करते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद खबर है। पीडीएम में पहले से ज़्यादा इत्तफाक है,
पहले से ज़्यादा उनका जो जज्बा है वो पुरज़म है, और पीडीएम में इख्तलाफात की जितनी भी खबरें हैं उन्होंने इसकी बड़े ज़ोर देकर उसकी तरदीद की कि पीडीएम के अंदर किसी भी तरह की कोई टूट फूट नहीं हो रही। मगर सवाल उसी वक्त ये भी खड़ा हो रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी फिर कहाँ है। मौलाना फजलुर रहमान ने इसके बाद साफ़ियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। पहले उन्हें मजलूम कहा, फिर उनके ऊपर तनकीद भी की कि मीडिया का जो एक तबका है वो मजलूम है, मगर मीडिया हमारे बयानिए का साथ नहीं दे रहा और वो मुखालफिन के बयानिए का साथ दे रहा और हमारी टूट फूट की खबरों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। तो मीडिया को बैक वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने मजलूम भी कहा और एक तरह से साइड लेने वाला भी, जानबदार भी करार दे दिया। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी मौलाना फजलुर रहमान ने, क्या है वो मीडिया के बारे में किस तरह के तासुरात रखते हैं, और पूरी पीडीएम का इस बारे में भी गालबन यही ख्याल होगा कि मीडिया के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को एक बार फिर ये याद दिलाया कि 31 जनवरी तक इस हुकूमत के पास टाइम है। 31 जनवरी तक ये हुकूमत जो है वो अपने इस्तीफ़े देकर वो घर चली जाए, वरना अगर वो इस्तीफ़े नहीं देते तो उसके बाद फिर पीडीएम वाले जो वो अपना एक लाहे-अमल तय करेंगे और वो लाहे-अमल होगा लॉन्ग मार्च का। तो फिर उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और वो हर सूरत में इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी सोच रहे हैं कि लॉन्ग मार्च ये इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या फिर रावलपिंडी की तरफ। तो इसके बारे में उन्होंने एक तरह की खुफिया धमकी दी इदारों को भी कि जो है ये लॉन्ग मार्च जो है रावलपिंडी की तरफ, यानी GHQ है वहाँ पर फ़ौज का, उस तरफ भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अभी इस बारे में हमने कोई प्लान नहीं किया, मगर हम ये सोच सकते हैं कि ये इस्लामाबाद की तरफ हो या फिर ये रावलपिंडी GHQ की तरफ, क्योंकि पीडीएम का ये मौक़िफ़ रहा है पहले से ही कि इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो इदारे इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है इसके पीछे, जिसकी वजह से इनके वोट को चोरी किया गया था और इमरान खान को उनके ऊपर मुसल्लत किया गया। तो इसी तनाज़र में मौलाना फजलुर रहमान ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं और रावलपिंडी भी जा सकते हैं। तो एक तरह की इदारों को सीधी सीधी धमकी थी कि अगर तुम लोगों ने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम सीधा तुम्हारी तरफ भी रुख कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि मौलाना ने ये गोलमोल सी बात कही थी, मगर मौलाना इस बात के ऊपर ज़्यादा उन्होंने फोर्स नहीं किया, बल्कि एक इशारा दिया और इशारा देकर फिर आगे निकल गए कि हम आइंदा की किसी मीटिंग में ये तय भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने एक और दिलचस्प बात कही कि जब वो GHQ की तरफ जाएंगे तो फिर इस बात का भी फैसला करेंगे कि उन्होंने किस गेट नंबर से दाखिल होना है GHQ के अंदर। तो मौलाना फजलुर रहमान की ये एक सीधी सीधी एक धमकी थी इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को, फ़ौज को, कि उन्होंने ज़बरदस्ती इमरान खान को इनके सरों पर मुसल्लत किया है, इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। तो फिर उनका भी ये हक बनता है कि वो जो इमरान खान को लेकर आए हैं उनके खिलाफ भी वो फिर लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, जिसका रुख रावलपिंडी की तरफ हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने इसी बात को आगे तूल देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने एक डीप स्टेट बनाकर रख दिया है। डीप स्टेट का जिक्र करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने हिलरी क्लिंटन की किताब का हवाला दिया कि जिसमें पाकिस्तान का जिक्र है, मगर मौलाना फजलुर रहमान ये बात बताना भूल गए कि हिलरी क्लिंटन ने जब ये किताब लिखी तो उस वक्त किसकी हुकूमत थी, और ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दोनों हाथों से समेटते रहे। इसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई गई जिसके ये सरबरा थे और उसके बाद इनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। ये अपोजिशन में थे मगर एक तरह से ये हुकूमत का हिस्सा थे और परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीब थे। सिर्फ दिखाने के लिए एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक अपोजिशन बनाई गई जिसमें फ्रेंडली अपोजिशन की तरह मौलाना फजलुर रहमान ने अपना किरदार अदा किया। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान शायद ये बात भूल गए कि डीप स्टेट का जो हिलरी क्लिंटन ने जिक्र किया ये उस दौर की बात है जब परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान होते थे और उसी हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान एक अहम हिस्सा भी थे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इस चीज़ को, अपने खिलाफ जाने वाली चीज़ को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि लोग जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन की किताब में जो डीप स्टेट का हवाला दिया गया वो किस हुक्मरान के मुतल्लिक़ कहा गया था और उस वक्त कौन लोग उस हुक्मरान से फ़ायदे उठा रहे थे। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि वो 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब ये एहतजाज किस चक्कर में है, क्यों है, इसकी उन्होंने कोई ख़ास वजह नहीं बताई। बस उन्होंने ये बताया कि वो अपने एहतजाज का आगाज़ करते हुए 19 जनवरी को वो अपने जो एहतजाज है वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में करेंगे और वहाँ पर पीडीएम की तमाम जमातें वो वहाँ पर अपने मुतालबात रखेंगी। अब ये इलेक्शन कमीशन से ये क्या मुतालबा मनवाना चाहते हैं
اور ان کے کیا مطالبات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے فی الحال نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے یہ الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ بنانا چاہتے ہوں، تو غالب امکان اسی بات کا ہے کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ نیب کے دفتر کے سامنے بھی ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور اس کی صاف صاف وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ان کے 3 سے 4 قریبی ساتھی پہلے سے ہی نیب گرفتار کر چکی ہے، اور ان کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز یعنی اپنے جو آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں اس کے حوالے سے بھی مولانا فضل الرحمان اس وقت گرفت میں آ چکے ہیں۔ ان کے گرد جو گھیرا ہے نیب کا وہ تنگ ہو چکا ہے۔ کسی بھی دن ہمیں خبر آ سکتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا کچھ ذرائع آمدن نہیں بتایا گیا، مگر اس کے باوجود ان کے پاس اربوں روپے کی جائیدادیں اور گاڑیاں اور مکان وغیرہ ان کے پاس موجود ہیں، جس کا یہ تفصیل سے جواب نہیں دے پائے۔ اسلام آباد میں جو ان کا کروڑوں کا گھر ہے، اس کے حوالے سے بھی جب حامد میر نے ان سے پوچھا تو مولانا فضل الرحمان نے ہنستے ہوئے بڑی کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ تو میرے دوستوں کا گھر ہے، میں یہاں پر آ کر ان کے پاس رہ لیتا ہوں۔ حالانکہ بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خاص عزیز کے نام پر یہ گھر اس کے نام پر کروایا ہے، یعنی اس کو بے نامی کی جائیداد بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں عموماً جو سیاستدان ہیں، جو کالے دھن والے ہیں، وہ اسی طرح ہی اپنے ملازموں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ناموں پر جائیدادیں رکھتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا بھی ایک طرح کا وہ اعتراف تھا کہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میرے قریبی رشتہ دار کی گھر ہے یہ۔ مولانا فضل الرحمان نے خواجہ آصف کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم اس کے اوپر بھی لاہ عمل طے کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف اور کو گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک سراسر ایک زیادتی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ احسن اقبال نے مولانا فضل الرحمان کو ایک لقمہ دیا کہ سیاستدانوں کو نوٹسز بھی نیب جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ تو دراصل احسن اقبال اپنی ہی بات کر رہے تھے کہ کیونکہ نیب نے ابھی کچھ دن پہلے ان کو نوٹس بھیجا ہے، کیونکہ نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس میں جو ابھی غبن ہوا ہے اور اس میں جو 34 ملین روپے سے بڑھ کر جو بجٹ ہے وہ 97 ملین روپے تک چلا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے نیب نے انکوائری کی تو پتہ ہی چلا کہ ان جو اپنا احسن اقبال صاحب ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے، یہ وفاقی وزیر تھے اس وقت، مگر انہوں نے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے اندر صوبائی جو منسٹری ہے اس حوالے سے اس کے اوپر اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے مراد حاصل کی، اور پھر ارد گرد کی جو زمینیں تھیں اپنے جو قریبی ہیں ان کے ناموں پر خریدی، پھر زبردستی ان کو بھی ان کا حصہ بنوایا، اس کو بھی پھر ان زمینوں کو بھی نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کا حصہ بنایا اور پھر مہنگے داموں ان کو گورنمنٹ کو بیچا۔ تو اس طرح کے الزامات ہیں احسن اقبال کے اوپر، جس کی وجہ سے انہیں نوٹسز جا چکے ہیں۔ تو احسن اقبال نے باقاعدہ مولانا فضل الرحمان کے کان میں یہ بتایا کہ جو نیب کے نوٹسز سیاستدانوں کو بھی آتے ہیں ان کی بھی آپ مذمت کریں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے لگے ہاتھوں اس کی بھی مذمت کر دی۔ اس کے بعد صحافیوں کا جب سوالات کی باری آئی تو صحافیوں نے سیدھا ان سے سوال کیا کہ کیا آپ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا برملا کہا کہ بالکل ہم ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں، اور آج پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس میں اس حوالے سے یہ طے پایا کہ تمام جماعتیں پی ڈی ایم میں ایک ہی پلیٹ فارم سے حصہ لیں گی۔ اس کے بعد سینٹ کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سینٹ کے حوالے سے ہم لوگ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے، تو اگلی کسی نشست میں ہم سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد صحافی نے مریم نواز جو کہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی ان سے کہا کہ محترمہ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے 2 جو ممبران قومی اسمبلی ہیں جن کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی تک پہنچ چکے تھے، تو آپ نے تو اپنے ان ممبران قومی اسمبلی سے ایک پریس ٹاک کے دوران یہ کہا تھا کہ استعفے ان کے منہ پر مار کر آئیں، تو پھر آج وہ اپنے استعفے واپس کیوں لے کر آ گئے؟ جس پر مریم نواز نے بڑا ایک گول مول سا جواب دیا اور کہا کہ پارٹی قیادت کے اگر حکم ہوتا تو وہ لازمی استعفے ان کے منہ پر مار کر آتے۔ تو مریم نواز نے ایک طرح سے یہ اعتراف کر لیا کہ پارٹی قیادت نے تو کہا ہی نہیں ان کو کہ وہ استعفے وہاں پر دے کر آئیں، اور وہ بلکہ منظور کروا کر آئیں اپنے استعفے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز نے جو پریس ٹاک میں یہ بات کہی تھی، یہ جو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ ان کے منہ پر مار کر آئیں، وہ دراصل ایک صرف گیدڑ بھبکی تھی اور میڈیا کو سنانے کے لیے تھا۔ اندر کھاتے خود پارٹی قیادت یہ نہیں چاہتی کہ وہ ان کے ممبران قومی اسمبلی جو ہیں وہ استعفے اپنے جمع کروائیں یا وہ اپنی نشستوں سے مستعفی ہوں۔ تو مریم نواز نے جو جواب دیا وہ بذات خود اپنے آپ میں ایک اعتراف تھا کہ ابھی مسلم لیگ نواز استعفے نہیں دینا چاہتی، اور یہ صرف سراسر میڈیا کی حد تک اور لوگوں کو لبھانے کے لیے کچھ ان کے پاس نعرے ہیں، اور انہی نعروں کے مطابق انہوں نے یہ بات کر دی ہوگی، ورنہ وہ نہیں چاہتے کہ ابھی کوئی استعفے دیں، کیونکہ انہوں نے ابھی کسی بھی ممبر اسمبلی کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے استعفے جمع کروائیں۔
तो इससे ये भी एक्सपोज हो गया कि मरियम नवाज़ ने या पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसी भी अपने मेंबर को इस्तीफ़ा देने का नहीं कहा। तो पीडीएम के आज के इजलास के हवाले से अगर ओवरऑल बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान ने वही बातें की जो आज से 5-6 महीने पहले करते थे। मरियम नवाज़ ने ये इतराफ़ कर लिया कि जो हम लोग मीडिया पे कहते हैं वो सच नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी एक लाइन है जो कि हमारी पार्टी के अंदर रहती है, हम उसी के मुताबिक ही अमल करते हैं और हमारी बातों को ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। ये एक तरह से मरियम नवाज़ ने आज की अपनी इस वीडियो में ये पैगाम दे दिया। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, उनकी जो सीईसी की कमेटी है, या आप यूँ कह लें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी सीईसी कमेटी के पीछे जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और उनका नाम लेकर जो अपने मुतालबात उनके सामने रख रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज भी नहीं आए और इसका मतलब ये हुआ कि वो आज भी पीडीएम में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से जो ख़बरें आती रही हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है, वरना आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज रायवंड जाती उम्रा में इस पीडीएम का पर्सनली तौर पर हिस्सा होते, ना कि वीडियो लिंक के ज़रिए दूर से बैठकर एक ऑब्जर्वर की तरह इस मीटिंग को वॉच कर रहे होते। तो अब मज़ीद ये देखना है कि पीडीएम का अगले चंद दिनों में लाहेमल क्या होता है, क्योंकि 31 जनवरी उन्होंने डेडलाइन दे दी है वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने की और इस हुकूमत को घर जाने की। दूसरी तरफ इमरान खान का जो नैरेटिव है बड़ा सिंपल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा देना तो दूर की बात है, मैं तो इनको एनआरओ भी नहीं देने वाला। अब देखते हैं कि इस माहौल में जहां पर कोई भी दोनों फरीक जो है वो अपनी अपनी जगह पर स्टांस लिए हुए हैं, अब देखते ही हैं कि यहाँ पर फैसला किसके हक में जाता है। तो 31 जनवरी जो कि आने वाली है, सिर्फ 30 दिन बाकी हैं, इसके अंदर अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसके बाद ही फैसला हो सकता है कि शायद उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है। मगर 2020 में इमरान खान का पलड़ा भारी रहा है, जबकि पीडीएम को पसपाई हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।